हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलो तो बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए, निकाल लीजिए भाई हमारा टॉपिक आपका टॉपिक अपना टॉपिक, जो कि क्या है। देख लीजिए अपनी किताब को खोलकर, किताब तो खोल के बैठना पड़ेगा। बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल नहीं देखना है। देखने से कुछ नहीं होता, लिखने से होता है। जो जितना लिखेगा उतना ज्यादा सीखेगा। जो जितना लिखेगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो हाथ जो जितना ज्यादा चलाएगा डायरेक्ट माइंड में उसके उतना ज्यादा जाएगा। चलिए, तो हमने कल पढ़े थे दृष्टि दोष। क्या पढ़े थे? दृष्टि दोष, जिसमें सबसे पहले था निकट दृष्टि दोष। क्या था? निकट दृष्टि दोष। और दूसरे में क्या था? दूर दृष्टि दोष। तो मैं करवा देता हूं हल्का सा रिवीजन। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, निकट का दिखाई देता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, दिखाई देता है। चलिए, इसमें क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका दूर बिंदु पास आ जाता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है? दूर बिंदु पास आ जाता है। ठीक है, दूर का तो दिखाई दे ही नहीं रहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूर का मतलब जहां तक का दिखाई दे रहा है, अंतिम बिंदु जहां तक का दिखाई दे रहा है वही उसका क्या हो जाता है? दूर बिंदु। नॉर्मल दूर बिंदु पास आ जाता है। पास कैसे आ जाता है? क्योंकि स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? स्वस्थ। ऐसे नहीं लिखते, स्वस्थ कपते। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है मुड़ा मुड़ियो अनंत। अब इसमें क्या होता है? पॉइंट ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है बेटा आपका? इसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं देता। अब निकट का दिखाई नहीं देता अर्थात जो इसका निकट बिंदु था 25 सेंटीमीटर, वो खिसक के दूर हो जाता है, तो निकट बिंदु दूर दूर खिसक जाता है, निकट बिंदु दूर हो जाता है। चलिए, कारण क्या है? तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम इसके कारण की। वक्रता बढ़ जाना, वक्रता बढ़ जाना। और एक और कारण क्या था? जल्दी बताइए। एक और कारण था बेटा नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। याद करो, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और इसमें कारण क्या था? फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना। और एक और बेटा क्या था आपका? नेत्र गोलक का छोटा, नेत्र गोलक का छोटा होना। याद करो। चलिए और बात करेंगे। फिर आता है निवारण। तो इसके निवारण में याद करो, निकट ज्यादा अक्षर अर्थात अवतल लेंस। क्या लिखोगे? अवतल लेंस। सर इसके निवारण में, तो इसके निवारण में उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस, उचित क्षमता का उत्तल लेंस। तो ये होगा बेटा मुख्य मुख्य बात है। निकट का दिखाई देता है, इसमें दूर का दिखाई देता है, दूर बिंदु पास आ जाता है, वक्रता बढ़ जाती है बेटा। कारण है ये नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है और अवतल लेंस इसका निवारण है। चित्र मैंने आपको बना के बता दिए थे। इज दैट क्लियर? तो ये थे बेटा आपके दो दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक और दोष होता है बेटा जिसका नाम होता है जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब होता है बेटा बुढ़ापा। जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आ जाता है तो बस व्यक्ति को ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, कहीं का दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? उसके निवारण के लिए द्वि फोकस ये लेंस, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेटा जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या हो जाता है बेटा आपका? इसका कारण चलिए इसको पढ़ लेते हैं बेटा किताब में। किताब में पढ़िए बेटा, जरा दृष्टि दोष मिलाइए। पेज नंबर पता नहीं है, अलग अलग किताबें हैं, मेरे पास पुरानी किताब है इसलिए मिलाएं। कह रहा है आयु में वृद्धि होने के साथ साथ बेटा आप तो जरा का मतलब वही लिख लो बुढ़ापा।
मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता बताई थी, मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की क्षमता, जिससे दूर तथा पास दोनों वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके, इस क्षमता को बोलते हैं हम समंजन क्षमता। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, निकट बिंदु दूर हट जाता है, अर्थात निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान से, यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने, बेटा पक्षमावी पेशियां मैंने बताई थी, जो नेत्र गोलक होता है क्या, उसका जो रेटिना होता है उससे मस्तिष्क तक जुड़ी रहती हैं पक्षमावी पेशियां। तो पक्षमावी पेशियों का क्या हो जाता, सॉरी, पक्षमावी पेशियां लेंस की जड़ें, ये क्या हो जाती है बेटा आपकी, इनके लचीलेपन में कमी आ जाती है। ठीक है, पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं, मतलब लेंस क्या नहीं कर पाता बेटा, दूर तथा पास दोनों वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। ठीक है, दृढ़ हो जाती है धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ साथ में यूज कर रहे हैं। आप अंदाज लगाइए, कोई भी आप दुनिया में से उपकरण खरीद के लाइए, कोई भी आप कुछ भी खरीद के ले आइए, एक पेन पेंसिल से लेके मोबाइल या दुनिया की स्कूटर मोटर गाड़ी हवाई जहाज कुछ भी खरीद के ले आइए आप, ठीक है बेटा, वो धीरे धीरे समय के साथ उस खराब हो जाती है। दुनिया की हर वस्तु समय के साथ खराब होती है। तो मनुष्य का शरीर भी क्या बेटा, भगवान के द्वारा बनाई गई एक वस्तु है, इसमें अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं। यदि आपने इसका सही से अच्छे से ख्याल नहीं रखा, ऑयल ग्रीस तेल इसकी सर्विस वगैरह टाइम पर नहीं करी, तो क्या हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। सही है, तो ऐसे ही आगे धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। ठीक है, इसके लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट और दूर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंस, कैसा, द्विफोकसीय लेंस, इसका जो निवारण होता है याद रखना है, कैसा बेटा, द्विफोकसीय, द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसीय लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। इनमें क्या करते हैं, एक इस टाइप का लेंस होता है जिसके ऊपरी भाग में उत्तल लगा देते हैं लेंस और निचले भाग में अवतल लगा देते हैं। ऊपरी भाग अवतल, निचले भाग में उत्तल, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, यह दूर की वस्तुओं के स्पर्श देखने में सहायता करता है और निचला भाग उत्तल होता है, यह पास की वस्तुओं को स्पर्श देखने में सहायक होता है। आजकल समस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न वगैरह है बेटा, आप इनको अच्छे से देखने मतलब पढ़ लेना, कोई सा समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं पूरी अभ्यास को आपको क्लियर करा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपका टॉपिक आता है बेटा प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म, सर प्रिज्म क्या होता है बेटा, पाठ का नाम मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है। इसका सबसे पहला टॉपिक था बेटा हमारा मानव नेत्र, जिसमें हमने केवल चिक्का बनाया था, मानव नेत्र का डायग्राम बनाया था, उसके भिन्न भिन्न अलग अलग भाग थे। तो मानव नेत्र के भागों को हमने पढ़ा था, कौन सा भाग क्या होता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, किस चीज का क्या काम रहता है। इसके बाद हमने पढ़ी थी एक मनुष्य के आंख में बेहतरीन क्वालिटी होती है जिससे वो दूर की तथा पास की दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, अर्थात जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा तथा घटा सकता है। इसको बोलते हैं समंजन क्षमता, ये देखी थी हमने। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम काय की, दृष्टि दोषों की। तो दृष्टि दोष हमने निकट तथा दूर और ज्यादा दृष्टि दोष तीनों पढ़ लिए। अब हमारा एक अलग ही हटके टॉपिक है जो कि अभी तक के टॉपिकों से कोई रिलेशन नहीं रखता है, जिसको बोलते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ये टॉपिक है, इसमें से प्रश्न क्या बनेगा, देखो प्रश्न कुछ भी बने, मेरा काम है टॉपिक को और किताब को 100% क्लियर कराना। अभी मेरा काम यही है, जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम पास में आ जाएगा वैसे वैसे हम आपको बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आंसर बता देंगे कि ये प्रश्न है, ये उत्तर है, ये याद करना है। लेकिन वो आपको तभी याद हो पाएंगे जब आप इस पूरी क्लास को बढ़िया शांति से श्रद्धा से पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, समझते हो और बाद में रिवाइज करते हो। फिर आप दुनिया की किसी भी किताब का कोई सा भी प्रश्न उठा के अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, चलिए अब है प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, सर ये यहां पे क्यों दिया है,
पहले हमने अपवर्तन वाला जो पार्ट है वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो जो अपवर्तन तो हमें पिछले वाले चैप्टर में दे रखा था, और वहां हमने बेटा कांच के आयताकार गुटका था एक, इस तरीके से उससे हमने प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और हमने ये देखा भी था कि ये निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के क्या होती है, समांतर व पार्श्व परावर्तन, पार्श्व खिसक जाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह से दूर चली जाती है। पहला और लास्ट माध्यम यदि समांतर होता है एक दूसरे को, एक ही होता है वायु कांच वायु, तो बेटा आपतित प्रकाश किरण की दिशा और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। चलिए, तो कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन पढ़ लिया था। अपवर्तन की घटना आप सभी जानते ही हो, जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बहुत बढ़िया, मैं पानी पी लेता हूं, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए आगे, अब प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले प्रिज्म को समझिए। आप प्रिज्म को समझने के लिए एक काम करिए, चलिए ऐसा समझ लीजिए प्रिज्म को बेटा, देखना ध्यान से। मेरे पास एक किताब है बेटा, इस किताब को मैंने क्या किया, इस किताब को मैंने बोर्ड पर रख दिया इस तरीके से खोल के, दिख रहा है आपको बेटा, इस तरीके से खोल के बोर्ड पर रख दिया आपके सामने, ठीक है, देखो अच्छे से। तो बेटा ये किताब एक प्रिज्म बना रही है, देखो ये किताब क्या बना रही है, एक प्रिज्म बना रही है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, हाँ बच्चे बढ़िया है, देख लो आगे क्या समझ में, ये बढ़िया है बेटा। ये देख लीजिए, ये इसने क्या बना लिया बेटा, मेरे हाथ को ना देखें आप, और किताब के बिल्कुल ये पृष्ठ, तो ये क्या है, प्रिज्म है। मैं परिभाषा ही बताऊंगा, आप उसको भी ना घबराएं, ये प्रिज्म है। आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये नीचे भी बिल्कुल एक सतह मान लो, नीचे भी क्या मान लिए, एक सतह मान लो, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुजाकार भाग दिख रहा होगा, देखो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके, यदि नीचे में इसके एक रजिस्टर रख दूं तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इसके बाद ये क्या है, आयत, देखो आयत हैगा कि नहीं है, देखो ये क्या हैगा बेटा, आयत हैगा। और सामने इसके पीछे वाले भाग पर क्या हैगा, इसके पीछे वाले भाग पर क्या हैगा बेटा, ये जो मुझे दिख रहा है वो भी क्या हैगा, एक त्रिभुज। और जो नीचे जमीन की बात करें तो वो क्या है बेटा, वो भी एक आयत है, देखो यहां से यहां से यहां से यहां से, ये भी क्या है, एक आयत है। आ गई क्या मेरी बात समझ में, ये कंडीशन होती है, ये होता है बेटा आपका प्रिज्म। क्या होता है, प्रिज्म। सामने से आप देखोगे तो आपको एक त्रिभुज नजर आएगा, क्या नजर आएगा, त्रिभुज नजर आएगा। तो आपने देखा कि प्रिज्म कैसा होता है, सामने से देखोगे तो आपकी कंडीशन ये रहेगी, आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है बेटा। अब देखना है, ये आयताकार, ये आयताकार और नीचे आयताकार, एक जो आपको सामने दिख रही है और एक सबसे जाके पीछे है, ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं बेटा, आपकी त्रिभुजाकार। तो आप परिभाषा लिखोगे प्रिज्म की कि तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार, या दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है बेटा, प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म की परिभाषा क्या होगी बेटा, प्रिज्म की परिभाषा क्या होगी कि दो त्रिभुजाकार, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठों, पारदर्शी बोलेंगे, आयताकार पारदर्शी, पारदर्शी पृष्ठों, दो त्रिभुजाकार तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, और क्या पारदर्शी बाद में लिखेंगे, आयताकार पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है बेटा, प्रिज्म कहलाता है। पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। बेटा इस पार्ट में आगे पूरी थ्योरी है, मतलब ये कि आपको प्रश्न पढ़ना है, उसका कारण पढ़ना है, सब पूरा थ्योरेटिकल है।
इसमें कहीं कोई व्यंजक व्यंजक वाली बात नहीं है। तो आपको किताब लेके ही चलना पड़ेगा, किताब में से ही पढ़ना पड़ेगा। मैं देखो बेटा पहले आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर रहा हूं, और ये मेरा आप विश्वास तो मानिए कि आप पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से देखिए। चलो बेटा एक बात और मैं आपको समझा देता हूं सभी बच्चों को। एक बच्चे का ही कॉल आया था अभी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि यदि अगर ऑनलाइन क्लास लाइव चालू हो गई और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फोन ना लगाएं, समझ आई? आप वीडियो को बाद में देख लें रिकॉर्डेड, कोई टेंशन नहीं। फोन लगाओगे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बीच में, ठीक है? तो आप बीच में फोन मत लगाया करो। तो ये क्या है बेटा आपका, देखो एक प्रिज्म है, मैंने बता दिया प्रिज्म कैसा होता है, उसके बाद आपको बनवाया है, ठीक है? ये आपका प्रिज्म हो गया। क्या करना है बेटा, सीधा दिख रहा है? हाँ ठीक ठाक है, जो भी है। अब मैं क्या बात कर रहा था, किस टॉपिक पे बोल रहा था? हाँ मैं ये कह रहा था कि आप किताब के टॉपिकों से पढ़िए पूरा अच्छे तरीके से, और फिर इसके बाद में आप अभ्यास को करिए। आपको गारंटेड बेटा पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसे लगेंगे क्वेश्चन आंसर। और मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, एक वो बच्चा जो कुंजी में से या किसी अन्य, देखो एक बात बताओ, कुंजी का तात्पर्य क्या होता है? जो आपकी गाइड वगैरह होती है उसका तात्पर्य क्या होता है? गाइड में जो उत्तर लिख रखा है वो भी तो बेटा किसी टीचर ने ही लिख रखा होगा। तो जब हम टॉपिक को अच्छे से समझ गए, मेरी गारंटी बात मानिए, एक बच्चा जो क्या करता है कुंजी का रटा हुआ वैसा का वैसा लिख के आता है, और एक बच्चा अपने अच्छे से टीचर से, उसने कहीं से भी अच्छे से पढ़ रखा है, किताब से, किसी टीचर से, और समझ के उस उत्तर को अपने हिसाब से लिख के आया है। तो इस दुनिया का प्रत्येक टीचर बेटा उस बच्चे को अच्छे नंबर देता है जिसने अपने हिसाब से उत्तर को लिखा है, टॉपिक को समझकर। बात आ गई समझ में? ऐसा रहता। हाँ रटने की भी जरूरत होती है कहीं कहीं पर, तो आप वहां पर रटिए चीजों को, ठीक है? चलिए, हर जगह रटने की जरूरत नहीं होती है। चलो तो बात करेंगे बेटा, देखिए अब प्रिज्म पे हम क्या करें, इसका क्रियाकलाप वगैरह है, किताब में अगर पढ़ने जाएंगे तो प्रिज्म से अपवर्तन कैसा होता है। तो बेटा प्रिज्म से यदि हम नॉर्मल लाइट जलाएंगे, जैसे एक प्रिज्म रखा है और नॉर्मल आपका बल्ब जल रहा है घरों पर, और आपने प्रिज्म रखा, कुछ नहीं होगा, प्रकाश बहुत सारा आ रहा है निकल के जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, सभी जगह से, समझे? तो आपको यदि प्रिज्म से अच्छा सा अपवर्तन देखना है तो आप क्या करिए, एक कार्ड लीजिए, कार्ड मतलब मोटा सा गत्ता लीजिए आप, ठीक है? गत्ता ले लिया आपने, और उसमें हल्की सी एक झिरी काट लेना, या फिर एक बहुत पॉइंट बना लेना, ठीक है? एक सुई के मान छिद्र कर लेना उसमें, ठीक है? सुई के बराबर या सुई से थोड़ा सा बड़ा एक छिद्र कर लेना, और एक प्रकाश स्रोत को कार्ड के दूसरी तरफ रखना। उस केवल छिद्र में से प्रकाश जाना चाहिए और कहीं से नहीं। तो आपको एक प्रकाश पतली किरण दिखाई देगी, एक पुंज प्रकाश का दिखाई देगा। समझ आ रही मेरी बात? बिल्कुल पतला प्रकाश पुंज दिखाई देगा। उसको आप यदि प्रिज्म पर क्या करोगे, आपतित करोगे, तब आपको थोड़ा सा मजे आएंगे, अच्छा शानदार दिखाई देगा। तो देखिए वो क्या होता है। तो प्रिज्म से आप बर्तन पढ़ेंगे क्या हो रहा है, तो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक प्रकाश पुंज लिया, एक स्लेट ली। स्लेट क्या है बेटा, ये क्या करेगी, ये श्वेत प्रकाश के एक प्रकाश किरण को अपने में से अलग कर देगी। तो ये इस प्रकार से बहुत सारा प्रकाश आ रहा था, इसने केवल एक प्रकाश किरण को अपने में से क्या किया है, इस तरीके के आने दिया है। ध्यान से बात को समझे बेटा आप। एक प्रकाश, इधर प्रकाश किरण कैसा था बेटा, बहुत सारा प्रकाश था, लेकिन इस स्लेट में से होकर केवल एक प्रकाश किरण हुई है आपतित, तिरछी। कहां पर, कहां पर आपतित हुई है, प्रिज्म पर। इस प्रकार से ले लो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ले लो, मैंने तिरछी नीचे से ले ली। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो बेटा ये क्या है, वायु, और ये क्या है, कांच। तो जब भी वायु से कांच में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, वायु से कांच में कोई प्रकाश किरण यदि प्रवेश करेगी, तो क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, वह अभिलंब की तरफ झुकेगी कि नहीं झुकेगी? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम, जल्दी बताइए। तो बेटा इस वाले पृष्ठ पर ए, ये बी और ये सी, ध्यान से सुनना, दो आयताकार पृष्ठ है ना, इनके बीच में जो कोण होता है उस कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रिज्म का कोण है। चलो
तो बेटा ये श्वेत प्रकाश आया, तो मुझे ए बी जो पृष्ठ है इस पर अभिलंब खींचना है, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण अभिलंब खींच दें, तो ये मैंने क्या खींच दिया, अभिलंब। ये क्या है बच्चे आपका, कुछ भी नाम रख दो इसका, कुछ भी नाम रख दो इसका, एम डैश, ये मैंने इसका नाम रख दिया, किताब में जो भी रखा हो। तो अब जैसे ही वायु से काय में आएगी, कांच में, तो वायु से कांच में आने पर प्रकाश किरण कहां जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुकेगी कि नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो अभिलंब की तरफ झुकी और कांच में सीधी चली। समझ में आया, जब तक कांच में है तब तक बिल्कुल सीधी चलेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बेटा दोबारा से कांच में काय में आएगी, वायु में, फिर से अभिलंब से दूर हटेगी, कांच से वायु में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब इधर जो अभिलंब है वो अलग होगा, वो अभिलंब कुछ इस प्रकार से होगा, समझ गए। अरे लंब खींचना है मुझे तो इस पृष्ठ पर, तो लंब खींच दिए, ये दोनों मिल गए आपके, मिलाना हो तो मिलाना, नहीं मिलाना हो तो मत मिलाना। इसको एम डैश ले लेना, इसको एन डैश ले लेना, ठीक है। अब ये अभिलंब जाना कैसे चाहिए था इस प्रकाश किरण को ऐसा, लेकिन ऐसी नहीं जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब इससे दूर हट जाएगी, तो प्रकाश किरण कहाँ चली गई, प्रकाश किरण यहाँ चली गई। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, प्रिज्म से प्रकाश का स्लेट, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये स्लेट है, तो ये बेटा आपका प्रिज्म, आपका ये प्रिज्म का कोण है, ये अभिलंब, ध्यान से, ये आपकी है आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और इधर ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपका अपवर्तन कोण। ध्यान से, क्या है, अपवर्तन कोण R1 मान लिया, ये दोबारा से आपतन कोण R2, और ये बाहर चला गया बेटा R3, इसको बोलते हैं E, इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। जब भी कहीं भी दो या दो से ज्यादा बार अपवर्तन होता है, तो सबसे लास्ट में जो किरण प्राप्त होती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण, ठीक है। तो यहां से आप नीचे लिखोगे, देखो बेटा एक प्रकाश किरण बिंदु ए से चली, आप ऐसा समझ सकते हो, या ये बी बिंदु पर आकर क्या हुई बेटा आपकी, सॉरी ए बी सी तो इधर लिख रहा है ना, तो आप इसको ए बी सी नहीं लिख सकते, आप इसको लिखिए पी, इसको लिखिए क्यू, इस पॉइंट को आर, और इधर चला गया एस। तो बेटा पी क्यू एक आपतित किरण है, क्यू आर एक अपवर्तित किरण है, और आर एस एक निर्गत किरण है। कोण आपका पी क्यू एम आपतन कोण, ये आर क्यू और एम डैश ये आपका अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण ये भी आपतन कोण है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, निर्गत कोण। तो इन चीजों को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण, क्या बोलते हैं बेटा, प्रिज्म का कोण, ध्यान से। इसके बाद आप लिखोगे बेटा पी क्यू, जो कि है आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। इसके बाद लिखोगे क्यू आर, जो कि है बेटा आपकी अपवर्तित किरण, इसके बाद लिखोगे बेटा आर एस, ये आपकी है बेटा निर्गत किरण, निर्गत किरण। इसके बाद बात करेंगे बेटा कोण आई जो आपका है वो क्या है, आपतन कोण। जो कोण R1 है वो क्या है बेटा, अपवर्तन कोण, ध्यान से। और जो आपका बेटा, जो आपका E है उसको बोलते हैं बेटा कोण E, वो है बेटा आपका निर्गत कोण, क्या है, निर्गत कोण। चलिए सर ये हमने किया क्या है, सबसे मेन बात तो ये है कि प्रिज्म से अपवर्तन तो चलो ठीक है, तुमने कह दिया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किया क्या है बेटा, हम सीखे क्या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आप घबराए ना। चलो पहले तो इसको अच्छे से देख लो बेटा क्या क्या हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये एम डैश और एन डैश ये अभिलंब है बेटा, काय पे, ये ए बी ए सी भुजा ऐसी है तो इस पर अभिलंब ये होगा, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ए बी भुजा पर अभिलंब, इधर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। अब हम जानते हैं अपवर्तन वायु से कांच में,
अभिलंब की तरफ झुकेगी, और कांच से वायु में तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब इधर था तो दूर हट गई, अभिलंब किधर था, इधर था, तो बेटा ये दे अभिलंब के पास आ गई। ऐसे देखो, बात आ गई मेरी समझ में। चलिए आपतन कोण आप जानते ही हो। चलिए तो एक स्लेट क्या है बेटा, ये बहुत सारे प्रकाश में से केवल एक प्रकाश किरण को, एक प्रकाश किरण प्राप्त कर पाना तो बहुत असंभव होता है बेटा। मतलब एक प्रकाश किरण पुंज जिसमें 2, 10, 20, 50 प्रकाश किरण हो, बहुत पतला, उससे ये सब स्पष्ट दिखाई देगा। समझ आई? आप प्रिज्म पर बैटरी जलाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया क्या? कोई इसमें परेशानी समस्या हो तो बताओ मुझे जल्दी। हाँ भाई, जय श्री कृष्ण ही लिखते रहते हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। आप में से बेटा कल वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, तो ठीक है, मैं उस बारे में बाद में चर्चा करूंगा कि तुम में से बाद में वीडियो देखते हो नहीं देखते हो। बेटा मुझे सब पता चलता है किस बच्चे ने वीडियो देखी है, किस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, और किस बच्चे ने वीडियो को कितना देखा है, किस स्पीड से देखा है, ये हमारे पास सब डाटा आ जाता है। समझे आप इस बात को? ठीक है, जिस दिन ऑफलाइन क्लास में आऊंगा उस दिन मैं सबकी खबर ले लूंगा कि भाई कौन कैसा क्या पढ़ रहा है। इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। अभी मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, दूर हूं। मैं सोच रहा हूं कि आप जैसे तैसे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें, आप विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, मेरा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो आप सबको पता है, गणित है। और गणित पढ़ाना इससे 100 गुना आसान है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखना, उसमें मुझे प्रश्न लिखना है, सवाल समझाना, बात खत्म। और उसमें मुझे कोई टेंशन वाली बात भी नहीं। मैं आपको पता है इस तरीके की विज्ञान को समझा रहा हूं जिस तरीके की आपको विज्ञान अदर कहीं पे नहीं मिलेगी। मुझे एक यूट्यूब चैनल बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, एक हिंदी मीडियम का ऐसा यूट्यूब चैनल बता दीजिए जिस पे आपको किताब के अनुसार एक एक शब्द पढ़ा के समझा के बकायदा चित्र बना के आपको समझा रहा हो कोई भी टीचर। गारंटी है मेरी, लाखों रुपए लेकर ये चीजें बताई जा रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, जो कि आपको मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं। और फिर भी आपको मेरी बात अगर नहीं समझ में आती है तो फिर आपकी जिंदगी है बेटा, आपको मुबारक, मेरा कुछ नहीं होना। वीडियो देखो तो भैया आपका और अपना दोनों का भला, नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो होगा जिसको शिक्षा, अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होगी, वो देखेगा इस वीडियो को, हमेशा जन्मों जन्मों तक देखेगा, ठीक है। चलिए तो ये है बेटा प्रिज्म से। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, एक यूट्यूब चैनल ढूंढ के बता देना जो आपको रेगुलर इस टाइप से पूरी किताब का एक एक शब्द क्लियर करके, एक एक बात क्लियर करके समझा रहा हो, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। मेरा मुख्य सब्जेक्ट गणित है। अरे जिस दिन गणित पे आऊंगा उस दिन तो आप टेंशन ही ना लें, उस दिन तो आप टेंशन ही ना लें। आपको बहुत से चैप्टर मैंने ऑफलाइन में गणित के पढ़ा दिए हैं ना, समझे बात को। तो बचे कुछ चैप्टर ऑफलाइन में अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए तो इतना समझ में आ गया बेटा। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, हम इसमें प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ने से क्या पता चला, हमें पता चला कि बेटा इधर प्रिज्म के आधार के तरफ से आ रही थी प्रकाश किरण, और प्रिज्म में से गुजरने के बाद इधर आधार की तरफ मोड़ दी प्रिज्म ने। तो इस तरीके से हमें पता चला कि प्रिज्म का जो प्रकाश किरण है उसका कितना विचलन हो गया, कितना विचलन हो गया। पता है कितना विचलन हुआ है? विचलन को देखने के लिए पता है आप क्या करो, इस प्रकाश किरण जो निर्गत है इसको पीछे हटाओ, और ये प्रकाश किरण क्या थी, आपतित। तो ये है होता है विचलन कोण। देखो ऐसे जा रही थी प्रकाश किरण और चली कैसे गई, ऐसे, तो इन दोनों के बीच का कोण ही तो हमारा विचलन कोण ये हुआ है। तो कितनी विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई प्रकाश किरण, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम किताब के अगले टॉपिक पे। आप बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ लेना। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म बता ही दिया है, इसको प्रिज्म का कोण कहते हैं, बाकी सब चीजें हो ही गई। अपवर्तन होने से क्या हो जाता है, इसका सारांश क्या है? सारांश ये है, जो प्रकाश प्रिज्म है वो प्रकाश किरण को मोड़ देता है, अपने आधार की तरफ मोड़ देता है। चलिए इससे सर फायदा क्या है, अभी हाल बताएंगे हम फायदा क्या है। आप इसको बनाइए तो सही अच्छे से। चलिए एक बार और मैं बेटा थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के बता रहा हूं, यदि किसी बच्चे को पल्ले ना पड़ा हो कि सर क्या हो गया। देखो ये प्रकाश किरण आई, ये क्या है बेटा आपका अभिलंब है। जाना कैसे चाहिए था, इस तरीके से, वायु से कांच में जाने की वजह अभिलंब की तरफ झुक गई, सीधी जाएगी, जब तक कांच में है तब तक सीधी चलेगी। अब यहाँ पर फिर से क्या आ गया, अभिलंब आ गया, अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि कांच से वायु में जा रही है तो इधर चली जाएगी।
बात खत्म। ठीक है, ये कंडीशन है, ये दोनों अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये भी आपतन कोण, और ये आपका निर्गत कोण। ठीक है, आई, R1, R2, E, बात खत्म। ये प्रिज्म का कोण हो जाता है। आपतित किरण P, Q, R, S, N, N डैश अविलंब, और इधर आ जाएगा M, M डैश। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको कहते हैं प्रिज्म। ये इतनी सी देर की बात थी। चलो, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इस पे आगे हालांकि बहुत कुछ होता है, लेकिन वो आपकी क्लासों में नहीं दे रखा होता। चलिए, प्रिज्म क्या है उसका 3D डायग्राम मैंने आपको यहाँ पेश कर ही दिया था। चलो, नहीं तो बच्चों को, आप तो आपके साथ में अन्य संस्था में या अन्य कहीं पे पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लेना कि भाई ये प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। ठीक है, एक एक पहले दिन से मैं आपको जब प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहा था उसी दिन से आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ बकायदा। चलो, तो ये पूरा हो गया बेटा आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आगे आप पढ़िए, ये जरा सोचिए में दे रखा है बेटा आपको, एक पूरा पेज है, इसको आप पढ़ लेना। आंखों के डोनेशन के बारे में लिख रखा है, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इसके कुछ देर तक 2-4 घंटे 5 घंटे तक बेटा आपकी आंखों में रोशनी रहती, मतलब आपकी आंखें जिंदी रहती हैं। कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो नेत्रदान किया जा सकता है, जिससे जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उनको दृष्टि दी जा सकती है। ये बहुत नेक काम है, हर किसी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने नेत्रों को दान कर सके। ठीक है, हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, मृत्यु हो ही गई, अब शरीर का कुछ मतलब तो है नहीं है, आप का शरीर जला दिया जाएगा। तो यदि हमारे अंग दान कर दिए जाए और किसी व्यक्ति को हमारी आंखों से रोशनी प्राप्त हो सके, तो इससे बढ़िया काम आप मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे जीवन में आपने कुछ भी पुण्य किया नहीं किया हो, इससे ज्यादा पुण्य आप जीवन में नहीं, आपकी आंखों से कोई और व्यक्ति देखेगा, तो बहुत बढ़िया बात होती है। चलिए, इसके बारे में उसमें कुछ लिखा है, उसको आप अपने स्तर पे पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, अब आता है बेटा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। टॉपिक क्या है? कांच के प्रिज्म द्वारा 11.4 टॉपिक है। ठीक है, कांच के प्रिज्म द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब एक प्रकाश की नई घटना पढ़ रहे हो बेटा आप, मैंने बोला था ना आपसे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? परावर्तन। इसके बाद क्या पढ़ा दिया? अपवर्तन। इसके बाद क्या पढ़ा दिया? कुछ नहीं पढ़ाया। तो ये 2 प्रकाश की घटना पढ़ाई थी। आज तीसरी प्रकाश की घटना है जिसका नाम है विक्षेपण, डेविएशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेविएशन, विक्षेपण। समझ में आ गया? तो सर क्या होता है विक्षेपण, और होता किससे है? देखो, परावर्तन होता है बेटा किससे? चमकदार पृष्ठ से। अपवर्तन होता है बेटा 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ माध्यम बदलने से। ऐसे ही विक्षेपण कब होता है? प्रिज्म द्वारा। अर्थात प्रिज्म जरूर नहीं कांच का हो, बरसात की बूंदों से भी हो जाता है। तो हमारी एक प्रकाश की नई घटना है जिसका नाम है बेटा विक्षेपण, डेविएशन। क्या होता है तो ध्यान से समझना है। ऐसा देखा गया, मैं किताब में, अब मैं अलग अलग कलर से तो बना नहीं सकता बोर्ड पर, ना ही आप अपनी परीक्षा में इसको अलग कलर से बना सकते, क्योंकि आपकी परीक्षा में आपको लिखने के लिए केवल 2 रंगों की पेनों की परमिशन होती है। ठीक है, ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा आप नहीं लिख सकते, आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप में से कौन बच्चा बताएगा बेटा ये 11.4 टॉपिक है, तो 11.1 क्या था, 11.2 तो 2 क्या था, और 11.3 क्या था? एक में आपने मानव नेत्र पढ़ा था, समंजन क्षमता, दृष्टि दोष, उन्होंने इसको एक में ही जोड़ रखा है, इसको और इसको। हमारे 4 टॉपिक तो हो चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा प्रिज्म से अपवर्तन। तो ये 4 टॉपिक हमने पढ़ लगे। मानव नेत्र पढ़ लिया, समंजन क्षमता पढ़ ली, दृष्टि दोष पढ़ लिए, दृष्टि दोष पढ़ लिए, और प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण।
विक्षेपण, हालांकि मेरी बात ध्यान से सुनना, विक्षेपण बेटा अभी हमने प्रिज्म से पढ़ा था ना, प्रकाश किरण का विचलन हुआ था, और प्रकाश किरण का विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। अब उसी प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण होता है। कैसे होता है देखिए, तो विक्षेपण की परिभाषा लिखेंगे, पहले इसको समझ लो। क्या परिभाषा लिखेंगे? तो बेटा हमने क्या देखा, इस तरीके से एक प्रिज्म लिया, ठीक है, आप ले लेना बढ़िया। यहां से एक स्लेट रखना, क्या रखना बेटा, एक स्लेट रखना, उस स्लेट में एक छोटा सा छिद्र, आपने प्रकाश किरण को क्या किया, आपतित किया, एक श्वेत प्रकाश किरण। तो यहां से आप लिख सकते हो बेटा ये स्लेट है, और ये क्या है बेटा, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश, बल्ब से आने वाला प्रकाश। कोई वैसा नहीं है जी लाल कलर का, नीले कलर, किसी एक पर्टिकुलर कलर या रंग का प्रकाश आप प्रिज्म पर डालोगे तो ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी नहीं होगी, आपको श्वेत प्रकाश डालना पड़ेगा। तो होता क्या है बेटा, देखो होता क्या है, श्वेत प्रकाश जैसे ही आप बेटा यहाँ पर प्रिज्म से गुजारते हो एक प्रकाश किरण को, सामने एक निश्चित दूरी पर एक पर्दा रखते हो, तो देखा ऐसा गया है, ध्यान से देखा ऐसा गया है, पर्दे पर, सफेद पर्दे पर रंगों की पट्टी का एक क्रम दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो होता क्या, जो श्वेत प्रकाश होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। हालांकि एक्सपेरिमेंट करने की चेष्टा आई कहां से, अरे वैज्ञानिकों को इतनी कठिन बात थोड़ी थी, जब प्रकाश के बारे में इतनी जानकारी मिल गई थी तो इतनी कठिन बात थोड़ी थी। हर बरसात में लगभग तो 50 बार आपके सामने इंद्रधनुष बनता है, तो आकाश में प्राकृतिक तौर पर इंद्रधनुष बन रहा है, समझ में आई, तो अलग अलग रंग दिख रहे हैं, ठीक है। तो उससे पता चल ही गया था कि भाई क्या होता है। तो देखिए प्रकाश किरण सीधी जाना चाहिए था, ये थोड़ी सी मुड़ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। सर 7 ही क्यों ली, क्योंकि बेटा 7 रंगों में विभाजित होता है प्रकाश, ऐसा देखा गया है। बेटा एक बार तो यहां अपवर्तन हुआ है, ध्यान से समझ लेना, एक बार तो यहां अपवर्तन हुआ है, ध्यान से देखना, और अब यहां पर भी अपवर्तन, और तुमने अभी हाल देखा था प्रकाश किरण ऐसी जाती है, फिर ऐसी हो जाती है सीधी, और फिर कैसी हो जाती है बेटा, इस तरीके से। तो ये 7 प्रकाश किरण है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 जगह पे इनका अपवर्तन होता है। तो हमने बेटा एक निश्चित दूरी पर यहां पर एक पर्दा रखा, क्या रखा बेटा, एक पर्दा रखा, तो उस पर्दे पर हमें 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दी। कितने रंगों की, 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दी, जिसको हम यदि नीचे से देखते हैं, अरे बेटा ये तो बहुत टेढ़ा हो गया, चलो मुझे लग रहा था सीधा है, तो बहुत ज्यादा टेढ़ा था, तो सीधा बनाएंगे। 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है बेटा, अब भी थोड़ा टेढ़ा है, होने दो। 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और उसका कलर पता है नीचे से क्या होता है, VIBGYOR, ठीक है। सबसे पहले बी का मतलब वायलेट, मतलब बैंगनी, कौन सा कलर होता है बेटा, बैंगनी। फिर होता है इंडिगो, मतलब होता है बेटा आपका जामुनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये ऐसी पट्टी प्राप्त होती है बेटा, विबग्योर और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल कलर का। बेटा हिंदी में याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर लेना, बेजानी, हापी, नाला, और इंग्लिश में याद करने के लिए बिबग्योर, क्या याद कर लेना, बिबग्योर। ये एक ट्रिक है इस कलर को याद करने की, और वो ट्रिक को ध्यान रखना नीचे से ऊपर लगाना है, नहीं तो ऊपर से नीचे लगा दो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे नीचे, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो एक श्वेत प्रकाश की किरण है बच्चे, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जो रंग होते हैं आपके बैंगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीरंग, नारंगी, लाल, लाइन से ही बोलना है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। इसमें लाल कलर का जो प्रकाश होता है उसका विचलन सबसे कम हुआ है। विचलन देखो सबसे ज्यादा, अगर तुमसे पूछे कोई सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है,
तो बैंगनी रंग का किसका हुआ? बैंगनी, क्योंकि देखो श्वेत प्रकाश से सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ है? बैंगनी। उससे कम विचलन जामुनी, नीला, हरा, पीला। सबसे कम विचलन बेटा किसका? लाल का। तो यहां से लिखूंगा सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन। और बैंगनी का सर्वाधिक विचलन, सर्वाधिक विचलन। ठीक है, ये क्या रखा है बेटा? आपका पर्दा। और पर्दे पर ये रंगों का जो क्रम प्राप्त हुआ है इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। या बात करें हम बेटा क्या? वर्ण क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्ण क्रम। यदि परीक्षा में पूछ ले ये क्या है बेटा? आपका प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म है। ये श्वेत प्रकाश आ रहा था स्लेट से, इस प्रकार से हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा। अब सर इसमें विक्षेपण की घटना कहाँ हो गई? तो अब सुनोगे ध्यान से। ठीक है, जो पर्दों पर रंगों का क्रम प्राप्त होता है उस रंगों के क्रम को बोलते हैं स्पेक्ट्रम या वर्ण क्रम। ठीक है, और प्रिज्म ने क्या किया? प्रकाश किरणों को मतलब अपने अपने अवयवी रंगों में, एक श्वेत प्रकाश किरण को अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर दिया। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण का अपने रंगों में विभक्त हो जाना, बट जाना, अपने रंगों में विभक्त हो जाना की जो घटना होती है, जो प्रिज्म के द्वारा हुई है, इस घटना को हम विक्षेपण कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको प्यारे बच्चों? मैंने क्या बोला कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है, या जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यदि इस सही है सामने, प्रिज्म के सामने एक पर्दा रखा जाए तो पर्दों पर एक रंगों का क्रम प्राप्त होता है जिसे हम वर्ण क्रम कहते हैं, जिसमें पर्दे पर नीचे से ऊपर की तरफ रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। ठीक है, तो लिखें बेटा इसको। चलिए आप लिखिए विक्षेपण की परिभाषा। विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। जब जब मैं जो परिभाषा होती है उसको तो मैं मेरे हिसाब से लिखवा ही देता हूं ना। ठीक है, चलिए लिखिए। तो बेटा जब किसी श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तब श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी, अवयवी मतलब होता है जिनसे वो मिलकर बनी है, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इधर लिखेंगे परिभाषा बेटा काय की? वर्ण क्रम की। यहां लिखेंगे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों का क्रम वर्ण क्रम कहलाता है, जिसमें नीचे से
ऊपर की ओर रंगों का क्रम क्रमशः, क्या लिखेंगे बेटा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। नारंगी लाल कैसा होता है? नारंगी लाल। चलिए, तो ये जितना मैंने आपको बता दिया ये आपको करना है। चलो बहुत बढ़िया। 1 घंटा भी नहीं हुआ बेटा अभी तक, 45 मिनट हुए। 45 मिनट में मैंने आपको पूरा प्रश्न से अपवर्तन और विक्षेपण और वर्णक्रम के बारे में पूरा समझा दिया है। कोई परेशानी, किसी को समस्या, दिक्कत कुछ भी हो तो मुझे बताइए। 2 बार अपवर्तन होता है भैया, ध्यान से बेटा मेरी बात फिर सुनिए। कोई भी कितना भी पहली बार जीवन में यदि मेरी वीडियो देख रहा है फिर भी उसको ये समझ में आएगा। जैसे ही बेटा विक्षेपण यही हो जाता है, वर्णक्रम तो यहाँ पे आके प्राप्त हुआ, विक्षेपण यही हो जाता है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इसी जगह पर हो गया, क्योंकि अवयवी रंगों में विभक्त जो प्रकाश होता है वो प्रिज्म के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, देख लो आप चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश से प्राप्त। तो अब आप एक काम करना, किताब को पूरी पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब 2-4 मिनट में मैं आपको, ये तो हो ही गया, आपको ये और बता देता हूं बेटा कि क्या करते हैं। 2 प्रिज्मों को यदि उनके आधार उल्टे करके, एक प्रिज्म है और एक और प्रिज्म है, उसको पलट दिया और वापस अगर अपन ने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाता है, जो पहले, अब देखो पहला प्रिज्म क्या करेगा, ध्यान से समझना। 2 प्रिज्मों को जोड़ दिया, एक को सीधा और एक को ऐसे उल्टा करके जोड़ दिया इन दोनों पर, तो इससे जो प्रकाश विभक्त होगा अपने रंगों में, ठीक है, वो प्रकाश कहां पड़ेगा बेटा, इस पे, और ये क्या करेगा, उस प्रकाश किरण को वापस उधर ही मोड़ेगा। तो ये क्या करता है बेटा, वो प्रकाश किरण को उसी दिशा में जमा देता है। अर्थात इस पहले प्रिज्म से जो विक्षेपण होता है वो दूसरे प्रिज्म द्वारा समाप्त कर दिया था। श्वेत प्रकाश आई थी और श्वेत प्रकाश निर्गत हो जाती है। ऐसे हम प्रिज्मों का संयोग कर सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है। बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे प्रिज्मों का संयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक संयोग ऐसा जिसमें हम केवल विक्षेपण प्राप्त करते हैं और एक संयोग ऐसा जिसमें हम केवल विचलन प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात आई मेरी समझ में? तो बेटा किताब को आप अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं लिखा उसमें। इंद्रधनुष का बनना और बेटा इंद्रधनुष कब बनता है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है। बेटा हमेशा इंद्रधनुष तब बनेगा जब सूर्य आपकी पीठ के पीछे होगा, तब आपकी आंखों के सामने इंद्रधनुष बनेगा। और बरसात आपके सामने हो रही होगी, बरसात में ही बनता, और क्या कहीं भी बनने लगता है क्या? दोहरी दोपहरी में आपने कभी गर्मियों में इंद्रधनुष देखा होगा? नहीं, कहीं ना कहीं बरसात हो रही हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो और सूर्य भी उग रहा हो, सूर्य प्रकाश होना चाहिए। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं। प्रकाश आता है, वर्षा की बूंदों पर पड़ता है, मैं बताऊंगा, वर्षा की बूंदों पर पड़ता है और बेटा क्या करता है, अपने अभी रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण करने के लिए आवश्यक। हालांकि इतना क्लियर इंद्रधनुष नहीं दिखता कि उसमें 7 कलर अच्छे से दिख जाए, फिर भी इंद्रधनुष बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, झरने वगैरह के पास में, जिसमें कि आपको 4 से 5 कलर अपने आप स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी मेरी बात समझ में आई। वर्षा की बूंद प्रिज्म का कार्य करती है उस जगह पर, वर्षा की बूंद प्रिज्म का कार्य करती है उस जगह पर। ठीक है बच्चों, इतनी मेरी बात समझ में आई आपको। किताब को अच्छे से पढ़ लेना, उसमें कोई भी समस्या परेशानी हो तो मुझे बताना। 3-4 मिनट और होंगे तो इसमें मैं पढ़ के ही बता देता हूँ जल्दी से। आपने देखा होगा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाता है। ध्यान से, हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, मिलाइए जल्दी, क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि ये इनसे मिलकर प्रकाश बना है। बेटा इसका प्रश्न है कि हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, इसका उत्तर है जो लाल कलर की प्रकाश किरण होती है वो कम विचलित होती है। अब इसके बारे में पूछोगे क्यों, तो उसका रीजन आपकी क्लास में तो नहीं है, क्लास के एक्स्ट्रा ऊपर ऑर्डिनरी है, इस चीज को मैं एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आपकी क्लास का टॉपिक नहीं है जी। ठीक है, आगे, और वो इतना इजी भी नहीं है कि मैं आपको अभी हाल ही बता दूं। अभी आप इतना समझ सकते हो कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है इसलिए वो कम विचलित हो जाती है, बैंगनी का ज्यादा होता है, ज्यादा विचलित हो जाती है इसलिए वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है,
अब आप पूछोगे लाल रंग के कलर का, लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन कम क्यों होता है? ठीक है, चलिए फिर कहते हैं बेटा, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। बस आ गया समझ में। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा स्पष्ट दिखाई देती हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का जो बैंड कलर प्राप्त हो रहा है उसी को हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। उन्होंने बेटा न्यूटन जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले ये किया था। इसका एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिले। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले तो एक लाल प्रकाश किरण प्राप्त कर ली, मतलब सातों, और फिर लाल प्रकाश किरण अकेले को विभक्त करने की कोशिश की एक और प्रिज्म से, तो फिर बेटा इससे आगे नहीं हुआ, क्योंकि लाल प्रकाश किरण तो केवल एक ही होती है, मतलब प्रकाश में केवल 7 ही रंग होते हैं, इसके आगे और विभक्त करोगे कुछ भी नहीं होगा। आगे किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिले, वर्ण मतलब रंग होता है, नहीं मिले। उन्होंने चित्र 11.6 की भांति, ये जो पार्ट में चित्र बन रहा है जो भी हो 10.6 11.6 मिलाइए की भांति एक दूसरा सर्व सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रख दिया, एक सीधा प्रिज्म और एक उलट के रख दिया, तो उससे क्या होगा, इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज प्राप्त हुआ, मतलब दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद जो प्रकाश है क्या वो वापस श्वेत प्रकाश किरण बन गई। अब श्वेत प्रकाश किरण बन गई, इससे पता चल गया कि जो श्वेत प्रकाश किरण होती है वो केवल 7 रंगों से मिलकर बनी। इस परीक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे श्वेत प्रकाश कैसे कहते हैं, तो बेटा जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्रिज्म में से गुजरने के बाद बनाएगा, उसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा हो जाती है, इसके बाद क्या बनता है, थोड़ी थोड़ी फुर्रा रहती है, तो क्या बनता है बेटा आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। प्राकृतिक है यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण हो जाता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में, ये ओटी आता है। यदि आप सामने से इंद्रधनुष देख रहे हो तो आप सूर्य की स्थिति क्या हुई, आपके पीठ के पीछे। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित और विक्षेपित, बेटा पहले अपवर्तन भी होता है, देखो इसमें भी अपवर्तन हो रहा है और फिर विक्षेपण हो रहा है, विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इन्हें आंतरिक परावर्तित करती हैं। ये जो तीसरी घटना है इसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, आंतरिक परावर्तन ये आपने नहीं पढ़ा, वो मैं आपको बताऊंगा। करती हैं प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला टॉपिक होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसको कि मैं पूरा खत्म कर दूंगा। टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सब सूर्योदय सूर्यास्त, ये पूरा एक ही दिन में है, थ्योरेटिकल है, तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें बैठ के और आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। समझ गए? तो बेटा आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे वीडियो को नहीं देखते वो बाद में यूट्यूब पर पूरी वीडियो को देखा करें, ये आपसे ऐसा निवेदन मेरा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बेटा याद कर लेना, वर्णक्रम किसे कहते हैं, विक्षेपण किसे कहते हैं, रंगों का क्रम क्या होता है, प्रिज्म वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है, अच्छे से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। चलो।